नायब सदर जुगदीप धनखड़ के इस्तीफा पर वजीर आला रेवंत रेड्डी का रद्द-ए-अमल। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो इस्तीफा की वजह नहीं जानते, लेकिन ये एक अफसोसनाक वाकया है। उन्होंने मुतालबा किया कि नायब सदर का ओहदा किसी तेलंगाना के रहनुमा को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलुगु भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है तेलंगाना और ओबीसी तबकात के साथ इंसाफ के लिए ये इक़दाम जरूरी है। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय का नाम तजवीज़ किया। दत्तात्रेय हाल में हरियाणा के गवर्नर की हैसियत से अपनी मियाद मुकम्मल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत उन्हें नायब सदर बनाए तो ये एक मुस्बत पैगाम होगा। रेवंत रेड्डी का बयान तेलंगाना में इलाकाई शनाख्त और नुमाइंदगी के मुतालबे को उजागर करता है। जो धनखड़ जी का रिजिग्नेशन अब किस लिए किया मुझे पता नहीं, वो अनफॉर्चुनेट। दूसरी बात, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तेलंगाना को देना है, क्योंकि पिछले बार हमारा वेंकैया नायडू था, राष्ट्रपति बनाने के लिए चर्चा हुए, उनका अन्याय किए, वापस भेज दिए दिल्ली से, घर खाली करवा दे के तेलुगु भाषा बोलने वाले को आप घर वापसी कर दिए। तो उसको सुधारने के लिए हमारे बंडारू दत्तात्रेय जी का खाली हरियाणा गवर्नर का जिम्मेदारी खत्म हो गए, और बंडारू दत्तात्रेय जब केंद्र मंत्री था, उनका केंद्र मंत्री खींच लेके किशन रेड्डी को दे दिए। हमारा बंडी संजय जी अध्यक्ष था, आज ब्राह्मण रामचंद्र राव को दे दिए। तो साउथ और खासकर तेलंगाना में जितने भी ओबीसी है, सबका गला काट दिए एनडीए ने। सौ पुन माफ करने के लिए दत्तात्रेय जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया तो ठीक रहता है, क्योंकि तेलंगाना को आप इतना अन्याय नहीं कर सकते। देश में हिंदी के बाद दूसरी भाषा तेलुगु ज़्यादा बोलने वाले, पहला हिंदी है, दूसरा तेलुगु है, तीसरा बंगाली है। तो साउथ पर्टिकुलर तेलुगु हमारे लोगों को अन्याय किए। मैं एनडीए सरकार से ये डिमांड कर रहा हूं, क्योंकि ओबीसी का चर्चा बहुत तेजी से चल रहा है। ओबीसीओं का केंद्र मंत्री था दत्तात्रेय, गला काट दिए। बंडी संजय जी अध्यक्ष था, उनका भी गला काट दिए। तो इसीलिए दत्तात्रेय जी को अगर वाइस प्रेसिडेंट बनाए तो थोड़ा बहुत आपका गुनाह कुछ माफ हो जाएंगे। रेवंत रेड्डी एक अवामी मोड वाले वजीर आला हैं, जबकि किसी और फ्लाइट मोड में रहने वाले अपोजिशन लीडर बन चुके हैं। एमएलसी कविता को कन्फ्यूजन कविता करार दिया गया, क्योंकि उनका तबसरा अपोजिशन पर होना था, लेकिन वजीर आला पर हो गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी हर वक्त अवाम के लिए काम कर रहे हैं, वो फ्लाइट मोड में नहीं, पब्लिक मोड में हैं। कविता ने दिल्ली दौरे पर जाने वाले वजीर आला पर तनकीद की, हालांकि वो बीसी रिजर्वेशन बिल के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। वजीर आला ने काबीना मंजूरी के बाद बिल गवर्नर को भेजा और अगर जरूरत हो तो ऑर्डिनेंस भी लाएंगे कि सीआर फार्म हाउस में फ्लाइट मोड, उनके भाई हरीश राव पाज मोड, संतोष मिसिंग मोड और पूरी पार्टी डिसमेंटल मोड में है। कविता ने एक तरफ बीसी बिल की तारीफ की तो दूसरी तरफ इसी मकसद के लिए दिल्ली जाने वाले वजीर आला पर सवाल उठाए कि टीआर पर मुनशियात और बैरून मुल्क डेटा किसिफिकेशन के सवालात पर वो मुसलसल साइलेंट मोड में है और किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। నిన్నేదైతే మా సహచర శాసన మండలి సభ్యురాలు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యురాలు, ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత గారు కన్ఫ్యూజన్లో కొన్ని మాటలు మాట్లాడడం జరిగింది. వారు మాట్లాడిన మాటల పట్ల, వారి యొక్క కన్ఫ్యూజన్ పట్ల కొన్ని విషయాలు తెలంగాణ ప్రజలకి, అదేవిధంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకి సమాధానం చెప్పడానికి ప్రెస్ మీట్ని నిర్వహించడం జరిగింది. బహుశా నిన్న కల్వకుంట్ల కవిత గారు ముఖ్యమంత్రిని ఉద్దేశించి, ముఖ్యమంత్రి గారు ఫ్లైట్ మోడ్లో ఉన్నారని చెప్పి మాట్లాడారు. బహుశా తను కన్ఫ్యూజన్లో వాళ్ళ నాయనని అనబోయి, ప్రతిపక్ష నాయకుడిని అనబోయి ముఖ్యమంత్రి గారిని అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే 18 నెలలు అయింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి. 18 మంత్స్లో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఫార్మ్ హౌస్లో పండుకొని ప్రజల మధ్యలో లేకుండా, కనీసం తనని గెలిపించిన నియోజకవర్గ
ప్రజల పట్ల వారి యొక్క సమస్యల పట్ల కూడా పట్టించుకోకుండా ఫార్మ్ హౌస్ లో పండుకున్నది. रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि ख्वातीन को 300 करोड़ रुपए के बगैर सूद कर्ज देकर 30 दिन तक जश्न मनाएं, जबकि बीआरएस हुकूमत के दौरान हमने 3000 करोड़ रुपए के बगैर सूद कर्ज फराहम किए थे। रेवंत रेड्डी का दावा है कि बीआरएस दौर हुकूमत में एक भी राशन कार्ड जारी नहीं हुआ, मगर हकीकत यह है कि हमारे दौर में 6,50,000 नए राशन कार्ड्स जारी किए गए। क्या रेवंत रेड्डी को वो अदाद और शुमार नजर नहीं आते? बीआरएस ने अवामी बहबूद के लिए हकीकी काम किया है, सिर्फ दावे नहीं किए। ख्वातीन, गरीब और मुतवस्सित तबके को सहूलतें देना हमारी अवलीन तरजीह रही है। मौजूदा हुकूमत सिर्फ तशहीर पर जोर दे रही है, जमीनी सतह पर कोई बड़ा काम नजर नहीं आ रहा। हमने जो कुछ किया वो हकायक और अदाद और शुमार के साथ साबित कर सकते हैं। अवाम अब सच और झूठ में फर्क समझ चुके हैं। నిన్నగాక మొన్న కాంగ్రెస్ వాళ్ళది పేపర్ స్టేట్మెంట్ చూసిన నేను 300 కోట్లు వేసిరట మన ఆడబిడ్డలకు వడ్డీ లేని రుణాలకు. దానికి నెల రోజులు సంబరాలు చేసుకున్నాడు. 300 కోట్లు వేసి 30 రోజులు సంబరాలు చేసుకోవాలన్నట. ఇది వాళ్ళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ లెక్క. మన ప్రభుత్వంలో మనం ఎంత ఇచ్చినాం ఎరికేనా మీకు? 3000 కోట్లు ఇచ్చినాం వడ్డీ లేని రుణాలు, కానీ చెప్పుకోలేదు. ఎందుకంటే మనం ఏమనుకున్నాం, రేషన్ కార్డులు ఇచ్చుడు గొప్ప పనేం కాదు, వడ్డీ లేని రుణాలకు పైసలు ఇచ్చుడు గొప్ప పనేం కాదు, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇచ్చుడు గొప్ప పనేం కాదు, ఇవి రొటీన్గా జరిగే పనులే కదా. కొత్తవి రైతు బంధో దళిత బంధో పెద్ద కార్యక్రమాలు చేస్తే పెద్దగా చెప్పుకోవాలి, కానీ ఇవేమి చెప్పుకునేది అని మనం అనుకున్నాం. ఇవాళ ఎంత గలీజ్ అంటే వ్యవహారము. ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడతాడు, ఆయన వెంబడ వరుసగా మంత్రులందరూ మాట్లాడతారు. ఏమంటారు వాళ్ళు? ఒక్క కార్డు ఇవ్వలే రేషన్ కార్డు అంటారు. ఇగో ఇక్కడనే ఉన్నారు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు, అక్క ఉన్నారు, నేనున్నా, మేమందరం మంత్రులుగా అందరం 6.5 లక్షల కార్డులు, ఒకటి కాదు 2 కాదు, 6.5 లక్షల కార్డులు మన ప్రభుత్వంలో ఇచ్చుకున్నాం. 90,000 ఒక్క రంగారెడ్డి జిల్లాకి వచ్చినాయని చెప్పి ఇప్పుడు అక్క గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, మనము రేషన్ కార్డు ఇచ్చుడేదో గొప్ప పని అనుకోలే. మనం రొటీన్గా జరిగే వ్యవహారమే కదా. మీ సేవా సెంటర్లా లేకపోతే ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లా దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే అయ్యే పని. దానికి రేషన్ కార్డుల పండుగ అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రులు సభలు పెట్టి దానికి సన్నాయి నొక్కులు నొక్కాలని మనకు తెలియకపోయా. అది గొప్ప పని అనుకోలే. మనం 300 కోట్లు ఇచ్చి 3,000 కోట్ల ప్రచారం చేయాలని మనకు తెలియలేదు. डॉक्टर सरवन दासुजो का वजीर आला रेवंत रेड्डी को खुला खत। तेलंगाना भून नई दिल्ली में बीआरएसएमएलसी डॉक्टर सरवन दासुजो ने तेलंगाना जात पात सर्वे को सियासी फरेब करार दिया। उन्होंने हुकूमत पर आईनी खिलाफ वर्जी, रिपोर्ट्स को छुपाने और बीसी कमीशन को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने सवाल किया कि अगर सर्वे शफाफ है तो रिपोर्ट्स असेंबली या आवाम के सामने क्यों नहीं रखी गई। डॉक्टर सरवन ने कहा कि 42% बीसी रिजर्वेशन बिल वापस किए जा चुके हैं, लेकिन हुकूमत खामोश है। उन्होंने सर्वे में 1.03 लाख बंद मकानात, 1.68 लाख इंकार और 84,000 तजादात को उजागर किया। उन्होंने राहुल गांधी के नारे जितनी आबादी इतना हिस्सा को महज सियासी नारा करार दिया। हुकूमत से 7 मुतालिबात रखते हुए उन्होंने शफाफियत, आईनी तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इक़दामात पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अगर वज़ीर आला जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। దయచేసి మాకు చెప్పు, మాకు హక్కు ఉన్నది. డెమోక్రసీ పారదర్శకత ఉండాలి కదా. యు ఆర్ బౌండ్ టు బి ట్రాన్స్పరెంట్. మీ ఇష్టం వచ్చిన వ్యవహారం ఎవరో నాకు చెప్తా ఉన్నారు. మీడియా ఇట్లా ఎవరో అడిగిందట ఢిల్లీలో, ఏమండి ఆ డేటా మీరు బయట పెట్టలేదంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు అన్నారట. మేము ఆర్టీఐ అడిగి తీస్తామని చెప్పాలి. అంటే మరి ఆర్టీఐ అడిగి తీయడం ఏంటంటే నాకు అర్థం కాదు. మీ ఇంటి వ్యవహారం కాదు కదా. వీఆర్ యాంగ్షియస్. ఏళ్ల తర్వాత మాకు మా రిజర్వేషన్ పెరుగుతున్నటువంటి ఒక సందర్భంలో మాకు ఇవాళ మేమెంతో మాకంతా అని చెప్పని మేము కొట్లాడుతున్నప్పుడు మేమెంతో మాకు చెప్పాలి కదా. ఎందుకు చెప్తలేము? మనం 46% కుదిచ్చేసినావు మమ్మల్ని బీసీలను. గత ప్రభుత్వం 52% ఉండే, నువ్వు 46% కుదిస్తీవి. మోసం జరుగుతూ ఉండే, తప్పుడు లెక్కలు అంటున్నాము. అయినా ఎందుకు చెప్తలేవు అని చెప్పని మేము అడుగుతాం. థ్యాంక్ యూ. ఎట్లా ఉన్నది, రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఏం చేయాలనో బీఆర్ఎస్ చెప్తే చేస్తాడు అనుకుంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి కూర్చులో కూర్చోడానికి అర్హుడు కాదు. హీఈస్ బౌండ్ అండ్ డ్యూటీ అండి. ఆర్డినెన్స్నే అసెంబ్లీని బేఖాతరు చేస్తూ ఆర్డినెన్స్ పట్టుకొచ్చినాడు. తర్వాత బిల్లుల పైన ఇంత పెద్ద ఎత్తున దుమారం. మీకు తెలుసు కదా, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెనక్కి పంపిందని వార్త మీకు తెలుసా? వెంకటేష్ గారు మీకైతే తెలుసు, మీరు ఢిల్లీలో ఉన్నారు. మరి నాకేం తెలియదు తెలంగాణలో ఉన్నవాడికి? మా గుజ్జు కృష్ణన్నకి ఎందుకు తెలియదు, మా ఆర్ కృష్ణన్నకి ఎందుకు తెలియదు, వెనకకి వచ్చినాయని చెప్పని మా వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్పరు మీరు? మీ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా? ఆర్డినెన్స్ వెనక్కి వస్తే మా గుండెల్లో రాయండి, బిల్లులు వెనక్కి వస్తే మా గుండెల్లో రాయి.
మా గుండెల్లో రాళ్ళేసేటట్టుగా సమాచారాన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎందుకు చెప్పరు, ప్రభుత్వం ఎందుకు చెప్పదు? తర్వాత దాన్ని బీఆర్ఎస్ చెప్పట్లేదు అని ఇట్స్ డ్యూటీ. నువ్వు 160 కోట్ల ప్రజల సొమ్ముతో చేసిన తర్వాత ప్రజలకు చెప్పాలి ఏంది కథ అని చెప్పని. అట్లీస్ట్ యువర్ అకౌంటబుల్ టు అసెంబ్లీ కదా, కౌన్సిల్కు అసెంబ్లీ కదా, అటు అకౌంటబుల్ కదా, దానికైనా చెప్పాలి కదా సార్. ఇప్పుడు దాని మీద రకరకాల కేసులు అయినాయి, తప్పులైనాయి. ఆ సందర్భంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు పక్కనే నిలబడ్డా. నేను కూడా ఏమన్నాడాయాలా, ఇది తప్పిదం జరుగుతుంది, ప్రజల దృష్టిలో తీసుకురావాలని చెప్పిండు. శాసనసభ సాక్షిగా నేను మొత్తం డేటా అంతా కూడా నేను టేబుల్ చేస్తా అని చెప్పని మొన్న జరిగిన శాసనసభలో కూడా చెప్పిండు. सुप्रीम कोर्ट ने कंचगुची बावली फॉरेस्ट केस में एक बार फिर हुक्काम को सख्त तंबीह दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर जंगल को बहाल न किया गया तो आर्जी जेल बनाकर अफसरान को कैद करना पड़ेगा। कंचगुची बावली अराजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने इस केस में अपना हल्फनामा अदालत में दाखिल किया। हुकूमत के जवाब पर फरीकैन ने वजाहत के लिए वक्त तलब किया। चीफ जस्टिस ने फरीकैन की दरख्वास्त पर अगली समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अफसरान ने रातों रात बलडोज़र लगाकर जंगल साफ करने की कोशिश की थी। अदालत ने इस अमल पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मामला अब संगीन रुख इख्तियार कर चुका है और अदालत सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है। हफीजपेट के आदित्य नगर में बारिश से पानी जमा होने पर कमिश्नर रंगनाथ ने दौरा किया। कमिश्नर ने पानी भरे हुए सड़क का मुआयना किया और मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत दी। डीआरएफ की टीमों ने जमा पानी को निकालने के बाद कीचड़ साफ किया। सड़क पर फिसलन और गंदगी के बाइस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। इलाका मकीनों ने फौरी कार्रवाई पर हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। महकमा बल्दिया ने मजीद बारिश की सूरत में अलर्ट रहने की हिदायत दी है। अवाम से अपील की गई है कि पानी भरने वाले इलाकों की इत्तला फौरी दे। शहरी सहूलत के लिए रैपिड रिस्पांस टीमों को तैयार रखा गया है। हैदराबाद नारकोटिक्स विंग ने मुनशियात के एक बड़े रियाकट का पर्दाफाश कर दिया। कोकीन रखने के इल्जाम में 6 अफराद जबकि एमडी मामा के लिए 3 अफराद गिरफ्तार किए गए। कार्रवाई के दौरान 286 ग्राम कोकीन, 11 180 गोलियां और 12 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। मुल्जिमान के कब्जे से देसी साख्ता बंदूक और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। इस केस में मुलव्वस 2 गैर मुल्की स्मगलरों की निशानदेही भी की गई है। हुक्काम के मुताबिक उन दोनों गैर मुल्कियों को जल्द मुकबदर किया जाएगा। नारकोटिक्स टीम ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इस गैंग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नौजवानों को मुनशियात से दूर रहने और मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला देने की अपील की है। కిందకి సార్, కింద సార్, సార్ కిందికి రండి సార్. हैदराबाद का हुपुगोड़ा रेलवे स्टेशन 26.81 करोड़ रुपए की लागत से जदीद बनाया जा रहा है। काम 2025 के आखिर तक मुकम्मल होगा। हैदराबाद के जुनूबी हिस्से में वाक़ हुपुगोड़ा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत असरनो तरक्की दी जा रही है। इस मंसूबे पर 26.81 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। स्टेशन पर नया फ्रंट फेसिड फुट ओवर बुर्ज, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और प्लेटफॉर्म की बेहतरी शामिल है। इंतजार गाहें जदीद तर्ज पर अपग्रेड की जाएंगी और माजूर अफराद के लिए बैत-उल-खला भी मुहैया होंगे। जदीद साइन बोर्ड और रहनुमाई निज़ाम भी स्टेशन पर नस्ब किए जाएंगे। रोज़ाना तकरीबन 5000 मुसाफिर इस स्टेशन से सफ़र करते हैं, जिनमें बेशतर हाईटेक सिटी और लिंगमपली के मुलाजमीन शामिल हैं। स्टेशन पर रोज़ाना तकरीबन 50 ट्रेनें आती जाती है। असरनो तामीर का काम तेज़ी से जारी है और दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। हुपुगोड़ा 39 स्टेशनों में शामिल है, जिन्हें तेलंगाना में स्कीम के तहत मुंतखब किया गया है। रियासत में मजमूई तौर पर 2750 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशनों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। आंध्रा यूनिवर्सिटी के तलबा ने बुध के रोज़ ज़बरदस्त एहतजाज किया। तलबा ने तालीमी और इंतज़ामी मसाइल पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पर
लापरवाही का इल्जाम आयद किया। तलबा का कहना था कि इम्तिहानात, रिजल्ट्स और फैकल्टी से मुताल्लिक मसाइल हल नहीं हो रहे। एहतजाज के दौरान तलबा ने बैनर्स उठाकर नारेबाजी की। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मसाइल हल न हुए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। यूनिवर्सिटी हुक्काम ने मुजाहिरीन से बातचीत की यकीन दहानी करवाई। तलबा ने शफाफ और मुअस्सिर निज़ाम के क़याम का मुतालबा किया। मूसापेट की मरकजी सड़क पर नशे में धत एक नौजवान ने हंगामा खड़ा कर दिया। नौजवान ने मुबैना तौर पर गांजा के नशे में एक गाड़ी को सड़क के बीच रोक लिया। इस अचानक हरकत से सड़क पर अफरातफरी मच गई। गाड़ी में मौजूद खानदान शदीद खौफ व हरास का शिकार हो गया। नौजवान के अजीब व गरीब और ख़तरनाक रवैये ने शहरियों को परेशान कर दिया। मौके पर मौजूद लोग हैरत ज़दा रह गए और मामला तेजी से फैल गया। पुलिस को इत्तला दी गई ताकि सूरत-ए-हाल पर काबू पाया जा सके। नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। పక్కకెళ్ళన్నా ఎందుకు ఓపెన్ చేయాలి? పక్కకెళ్ళు కన్నా కన్నా ఇక అమ్ముండు కన్నా వాడేదో చేసేలాగున్నాడు. ఎందుకన్నా? దెబ్బ తగులుతుంది. పక్కకెళ్ళన్నా, దెబ్బ తగులుతుందన్నా. పక్కకెళ్ళు, పక్కకెళ్ళన్నా, పక్కకెళ్ళన్నా. పక్కకెళ్ళన్నా, దెబ్బ తగులుతుంది. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాస్. दोमालगुड़ा के एक 79 साला बुजुर्ग से सीबीआई अफसर जाहिर करने वाले धोखाबाजों ने 35.74 लाख रुपए हथिया लिए। फराडियों ने बुजुर्ग को बताया कि उनका बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस से जड़ा हुआ है। मुल्जिमान ने फर्जी एफआईआर और अदालत के जाली अहकामात भी शेयर किए। 10 दिनों में बुजुर्ग ने तस्दीक के बहाने रकम मुंतकिल की। जब मुतासिरा शख्स को शक हुआ तो वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पहुंचे। तहकीकात के बाद पता चला कि पूरा मामला एक मुनज़्ज़म साइबर फराड था। पुलिस ने अवाम को खबरदार किया है कि वो किसी नामालूम काल पर ज़ाती या माली मालूमात न दें। साइबर धोखाधड़ी की सूरत में फौरी शिकायत दर्ज करवाने की अपील भी की गई है। महबूबाबाद टाउन के एक सरकारी गिरजन आश्रम गर्ल्स स्कूल में 3 तलबा को करंट लगने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। तलबा हमिद, सिद्धार्थ और साई कुमार स्कूल के सामने मौजूद टन शेड की मुरम्मत के दौरान हादसे का शिकार हुए। शेड के लोहे के पाइप करंट वाली तारों को छूने से तीनों तलबा को शदीद झटका लगा। हादसे की फौरन बाद स्कूल अमले ने जख्मी तलबा को अस्पताल मुंतकिल किया। हमिद और सिद्धार्थ इब्तिदाई इलाज के बाद घर वापस चले गए। साई कुमार की हालत नाजुक होने पर वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। वालिदैन और मकामी अफराद ने स्कूल इंतज़ामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया है। स्कूल में हिफाजती इक़दामात न होने पर सवालात उठाए जा रहे हैं। हुक्काम ने वाक़ये की जांच शुरू कर दी है और एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया जा रहा है। तलबा की हिफाजत को तरजीह देने की ज़रूरत एक बार फिर नुमायां हो गई है। सिंगारेड्डी जिला के नारायणखेत बीसी गर्ल्स हॉस्टल में जिनसी हरासानी का संगीन वाक़या पेश आया। तालिबात के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती की कोशिश की गई। पुलिस ने राजेश चौहान, वार्डन शारदा और दीगर अमले की अरकान लक्ष्मी और रेणुका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चारों अफराद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तालिबात ने हॉस्टल में पेश आने वाली हरासानी की शिकायत पुलिस से की थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मामले की तहकीकात शुरू की। इलाके में इस वाक़ये के बाद अवामी गुस्सा बढ़ गया है। वालिदैन ने हॉस्टल में बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात उठाए हैं। अदाकार राना दिगवबती को ईडी की जानिब से दोबारा नोटिस जारी किए गए। ये नोटिस बैटिंग ऐप प्रमोशन केस के सिलसिले में भेजे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राना को 11 अगस्त को तहकीकात के लिए तलब किया गया है। आज राना ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी से पेशी के लिए मोहलत मांगी थी। ईडी ने नई तारीख देते हुए दोबारा नोटिस जारी कर दिए। राना पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक गैर कानूनी बैटिंग ऐप की तशहीर की थी। तहकीकात में पेश रफ्त के लिए ईडी ने सख्त रवैया इख्तियार किया है। ऑनलाइन लाडव गेम एक नौजवान की जान ले ली। महबूबनगर जिला के नरो मंडल के जाखलियर गांव से ताल्लुक रखने वाला 23 साला वेंकटेश 4 साल पहले हैदराबाद आया था। वो एक रेस्टोरेंट रोस्ट कैफे में हेल्पर के तौर पर काम कर रहा था। ऑनलाइन एक ऐप पर लड्डू खेलते हुए वो मुसलसल नुकसान उठाता रहा। खेल के दौरान वेंकटेश ने तकरीबन 5 लाख रुपए हार दिए। शदीद ज़हनी दबाव और माली नुकसान के बाइस इसने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़ये से नौजवानों में ऑनलाइन गेम्स के खतरात को लेकर तशवीश बढ़ गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। घर वालों को इस सानिहे से शदीद सदमा पहुंचा है।
माहिरीन का कहना है कि नौजवानों को ऑनलाइन बैटिंग गेम से दूर रखने की फौरी जरूरत है। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में फ्रिज में रखे गए गोश्त को खाने के बाद एक शख्स की मौत वाकई हुई, जबकि 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है। ये अफसोसनाक वाकया श्रीनिवास यादव 46 के खानदान में पेश आया, जो फलकनुमा डिपो में कंडक्टर के तौर पर काम करता था। इतवार के रोज बोनाल फेस्टिवल के मौके पर खानदान ने चिकन, मटन और बूटी पकाई और खाई। खानदान के दीगर अफराद में इसकी बीवी रचिता, बेटियां जेसमता और लेरी मांगोरमुआ और बीवी का भाई संतोष कुमार शामिल हैं। संतोष की बीवी राधिका और बेटियां पौर्विका और कार्तिगना भी शामिल थीं। इतवार का बचा हुआ गोश्त पीर के रोज फ्रिज से निकालकर दोबारा गर्म करके खाया गया। खाने के कुछ ही देर बाद सभी अफराद को दस्त और शदीद तकलीफ शुरू हो गई। तमाम अफराद को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इलाज के दौरान मंगल के रोज श्रीनिवास यादव की मौत वाकई हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक दीगर 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है और बाकी अफराद जेरे इलाज हैं। अदाकारा तनुश्री दत्ता एक वीडियो में जज्बाती हैकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मी टू मामले के बाद से उन्हें घर पर मुसलसल हरासानी का सामना है। तनुश्री का कहना है कि उनकी जिंदगी को कई तरीकों से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जहनी दबाव, जहरीले हमले और निगरानी जैसे मसाइल बर्दाश्त कर रही हैं। अदाकारा ने कहा कि वो खुद को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। उन्होंने हुक्काम से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। वीडियो में उनकी हालत देखकर मद्दाहों में तशवीश की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर उनके हक में हमदर्दी और हिमायत के पैगामात सामने आ रहे हैं। In my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। I just called the cops. परेशान होके मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। And they've asked me to come to the police station to launch a proper complaint. I'm going to probably go tomorrow, day after. I'm not well. मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा घर पूरा एकदम मेसी होके पड़ा हुआ है। I can't hire even maids because they planted maids in my house. And I had such a bad experience with maids coming in and stealing and doing all kinds of things. I have to do all my work. मेरे दरवाजे के बाहर आके लोग then I'm being troubled in my कामर्डी जिला में डायरिया से सुनसनक। मर्डी जिला के तादवाई मंडल के दिमाकलान गांव में आलूदा पानी पीने से 2 अफराद हलाक हो गए। 60 साला कुनंत भौमिया और 33 साला मीतो सवामी की मौत की तस्दीक हुई। गांव में डायरिया के बाइस शदीद उल्टियां और दस्त की शिकायत पर 25 अफराद को अस्पताल में दाखिल किया गया। इस अचानक फैलने वाली बीमारी से दिमाकलान के अवाम में खौफ हरास फैल गया है। मकामी अफराद ने गांव में फौरी मेडिकल इमरजेंसी कैंप कायम करने का मुतालबा किया। गांव में पीने के पानी की सफाई और टेस्टिंग के लिए इक़दामात का मुतालबा किया जा रहा है। अवामी सेहत की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर हुक्काम की खामोशी पर नाराज़ी जाहिर की गई है। हालिया शदीद बारिशों के बाइस बोगुथा आबशार में पानी का बहाव बहुत बढ़ गया है। तेज बहाव ने आबशार को एक दिलकश और शानदार मंजर में बदल दिया है। मकामी अफराद और सयाह बड़ी तादाद में कुदरती हसन का नज़ारा करने पहुंच रहे हैं। पानी के जोर से आबशार की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। इलाका मुकम्मल तौर पर सरसब्ज हो गया है, जिससे खूबसूरती में मजीद इजाफा हुआ है। महकमा सियाहत ने सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। बारिश के बाइस कुछ रास्तों पर फिसलन पैदा हो गई है। एहतियात जरूरी है। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के लिए टीमें तैनात कर दी है। भद्रादुरी कोठागोड़म जिला के बुरगुम्पाडो मंडल के सारापिक्का इलाके में एक बेरहम बाप ने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। एक शख्स ने अपनी ही नाबालिग बेटी को बार बार पीर से मारकर खौफजदा किया। मज़कूरा शख्स ITC में मुलाजिम है और उसकी बीवी ने 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई। बेटी पर जिस्मानी तशद्दुद के बाद लड़की शदीद ज़हनी दबाव और खौफ में मुब्तला हो गई। मां की शिकायत पर चाइल्ड वेलफेयर हुक्काम ने फौरी कार्रवाई की। सुपरवाइजर सकोबाई ने मामले की तफ्तीश के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। मासूम बच्ची को बचाने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारे सरगर्म हो गए हैं। इस वाक़ये से मकामी अवाम में गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई है। माहिरीन ने बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ सख्त कानून साजी और शऊर बेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया है। नंदियाल में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां बीवी ने अपने शौहर को कत्ल करके लाश डोर डिलीवरी
की तरह उसके घर के सामने फेंक दी। पेडविगोरला की रहने वाली रमनमुआ की शादी 20 साल कबल नौनेपली के रमना से हुई थी। हाल ही में दोनों के दरमियान झगड़े के बाइस बीवी अपने मां की चली गई थी। शौहर बीवी को मनाने के लिए इसके घर गया तो दोनों के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। इस झगड़े में बीवी और उसका भाई शामिल हो गए और शौहर की आंखों में मिर्चें डालकर हमला किया। हमले के नतीजे में रमना की मौत वाक़ हो गई। इसके बाद बीवी और उसके रिश्तेदारों ने लाश को गाड़ी में रखकर नंदियाल ले आए। लाश को शौहर के घर के सामने फेंककर वो खामोशी से वापस चले गए। पुलिस ने वाकया की इत्तला पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी है। ये वाकया इलाके में सनसनी फैला रहा है और अवाम में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मशहूर ऑनलाइन फैशन कंपनी मैंट्रा के खिलाफ बड़ा केस दर्ज किया है। बंगलुरु ईडी ने फीमा सेक्शन 16(3) के तहत मैंट्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसकी ग्रुप कंपनियों और डायरेक्टर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इल्जाम है कि कंपनी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा की खिलाफ वर्जी की है। ये खिलाफ वर्जियां तकरीबन 1654 करोड़ रुपए की मालियत की बताई गई हैं। ईडी के मुताबिक माली लेन देन में शफाफियत न होने पर यह कार्रवाई की गई है। मैंट्रा पर गैर मुल्की सरमायाकारी के जवाबित को नज़रअंदाज करने का शक है। शिकायत में कहा गया है कि कंपनी ने फीमा कवानीन की मुतअद्दिद दफात की खिलाफ वर्जी की है। ईडी ने इस मामले की मुकम्मल छानबीन शुरू कर दी है। कंपनी और उसके डायरेक्टर्स को नोटिस जारी करके वजाहत तलब की गई है। ये कार्रवाई मालियाती ज़ाब्तों पर अमल दरामद के लिए एक अहम कदम के तौर पर देखी जा रही है। गुजरात एटीएस ने अलकायदा से वाबस्ता 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। उनमें से 2 को गुजरात से, 1 को दिल्ली से और 1 को नोएडा से हिरासत में लिया गया। ये दहशतगर्द मुबैना तौर पर मुल्क में तखरीबी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। हुक्काम ने उनकी नकलो हरकत पर खुफिया निगरानी के बाद कार्रवाई की। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से अहम दस्तावेजात और डिजिटल शवाहिद बरामद हुए हैं। पुलिस उनके दीगर साथियों और मुमकिना नेटवर्क का सुराग लगाने में मसरूफ है। तहकीकात के दौरान उनके बैन अल-अक़वामी रवाबित का भी पता चल रहा है। मुल्क की सलामती को लाहिक खतरे को बरवक्त कार्रवाई से नाकाम बनाया गया। गिरफ्तार अफराद से पूछगुछ जारी है ताकि मुकम्मल साजिश बेनकाब की जा सके। इंसदाद दहशतगर्दी दस्तों ने अवाम से चौकसी बरतने की अपील की है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में इंतखाबात चोरी किए जा रहे हैं। ये तल्ख हकीकत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में किस तरह मैच फिक्सिंग हुई वो हमने पूरी अवाम को दिखाया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच में बड़े पैमाने पर वोट चोरी का इंकिशाफ हुआ। जल्द तफसीलात अवाम के सामने लाएंगे। बिहार में उपसर के नाम पर SC, ST, OBC और अक़लियतों के वोट चोरी किए जा रहे हैं। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है ताकि मखसूस तबके के हुकूक को छीना जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, ये जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद अवाम के जमहूरी हुकूक की लड़ाई लड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर नहीं बल्कि सड़कों पर भी लड़ी जाएगी। जमहूरियत और वोटर्स के वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर मुमकिन कदम उठाएंगे। वोट का हक अवाम का है और हम इसे चोरी नहीं होने देंगे। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये लोग, ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है। इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा
सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है।